अस्सलाम वालेकुम ख़ातिरुन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें चल रही हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं और इंटरनेशनली तो ख़ैर ज़ाहिर है ट्रंप साहब का जो इफ़ेक्ट है वो तो हर तरफ महसूस किया ही जा रहा है। जॉइंट सेशन का जो एक तकरीर हुई है उसमें प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब माशाल्लाह वहाँ पे गए हुए थे। उसका भी थोड़ा-सा तजिया करते हैं, बाकी चीज़ें भी हैं, उनको भी ज़रा ज़ेर बहस लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, 2 दिन पहले, बल्कि अब तो मेरा ख़्याल तीसरा दिन है कि हमने एक स्टोरी ब्रेक की थी। वो आपने देखी होगी, मैं बल्कि आपको दिखा देता हूँ, उसका थंबनेल दिखा देता हूँ। ये थी ब्रेकिंग न्यूज़ थी, वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतकार गिरफ्तार। ठीक है जी। ये उस वक़्त एक बिल्कुल ही डेवलपिंग स्टोरी थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट जो है, उनको डिटेन किया गया है और हमारे सोर्सेज़ उस वक़्त बता रहे थे कि अभी ये चीज़ें जो हैं ये डेवलप हो रही हैं। अभी नाम का नहीं पता था, लेकिन अब उनका नाम भी आ गया है। तो ये थोड़ा-सा आज पाकिस्तानी मीडिया जो है वो जागा है इसके ऊपर और आज हमने खबरें पढ़ी हैं कि जी उनको वहाँ पे डिटेन किया गया। वो तुर्कमेनिस्तान के सफ़ीर थे पाकिस्तान के वहाँ पे और वहाँ पे अमेरिका में गए हुए थे, लेकिन एलए में थे, लॉस एंजेलिस में थे। तो उस वक़्त चूँकि हमारे पास पूरी स्केची एक पिक्चर थी, तो इसलिए उस वक़्त हमें पूरा नहीं पता था, लेकिन बहरहाल ब्रेक हमने की और उसके बाद फिर बल्कि कुछ दोस्तों ने तो ये भी कहा कि जी नहीं, ऐसा नहीं है। वो कुछ और हुआ है कि इस तरह की चीज़ें नहीं हुई हैं। लिहाज़ा कभी-कभी छोटे चैनल्स जो हैं, वो भी बड़ी खबरें दे देते हैं। इसलिए देखा करें और बड़े-बड़े जो बड़े चैनल्स हैं, वो कई दफ़ा मिस आउट भी करते हैं, तो उनसे भी मेरी गुज़ारिश होगी कि अगर कोई चीज़ मिस हो जाए, तो मिस होने दिया करें। फिर 3 दिन के बाद उसको देने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें थोड़ा-सा हमें सिखाया ये गया था कि जब एक चीज़ मिस हो जाती है, तो फिर हो जाती है। हो जाती है, मतलब ये ज़रूरी नहीं होता कि आप 100% चीज़ों को कवर कर सकें। तो जो हो गई मिस, उसको मिस होने दें। जिसने पहले कर दी, उसको क्रेडिट दें और जिसने नहीं की, उसको अपने आप को बेहतर करना चाहिए। चलें इस पे मज़ीद बात करते हैं और चलते हैं जनाब अमेरिका में और बात करते हैं जनाब साद हफीज़ साहब से और उनसे पूछते हैं कि वो क्या कर रहे हैं इस वक़्त और उनकी क्या हालत है और पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात कैसे जा रहे हैं? हियर कम्स साद हफीज़ भाई। साद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम खसाना साहब। बहुत शुक्रिया साद भाई। कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं जी? जी, आप बिल्कुल ठीक-ठाक, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, सबसे पहले तो जो खबर है वो प्रेज़िडेंट ज़रदारी साहब की, बल्कि मैं ये खबर आपको दिखा देता हूँ। ये खबर है जी द न्यूज़ की और इसमें वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि जनाब प्रेज़िडेंट ज़रदारी साहब जो हैं, ही कॉल्स फॉर यूनिटी टू रिवाइव इकोनॉमी, स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ। अब मैं कुछ भी इसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा। फिर वो कहते हैं कि लेट अस पुट नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम, सेट असाइड पर्सनल एंड पॉलिटिकल डिफरेंसेस। अब मुझे हँसी आ रही है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ही कमेंट कर दें, तो मैं इस पे नहीं बोलूँ तो बेहतर मेरी तो इमीडिएट कमेंट यही थी कि ये क्या मज़ाक कर रहे हैं? है। हुँ। और ये मुल्क के साथ, अवाम के साथ मज़ाक ही कर रहे हैं, मेरे ख़्याल में तो। क्योंकि ये तो किताबी बातें हैं पाकिस्तान में, नन ऑफ दीज़ थिंग्स एक्सिस्ट, वी नो। हाँ, आपने एक इलेक्शन चुराया और फिर आप एक इलीगल गवर्नमेंट के आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप प्रेसिडेंट हो गए और आपने अपनी अलायंस पार्टी को गवर्नमेंट दे दी, लेकिन आप साथ ही ऑपरेट कर रहे हैं और आप सेम पेज पे हैं फौज के साथ। तो इसमें सारी चीज़ें जो हैं, मैं इस पे अफसोस ये हो रहा था कि इसमें कहते हैं रियल रिलीफ टू द कॉमन मैन। हाँ, हाँ। भाई अवाम को इससे क्या रिलीफ मिलेगी? तौबा, आप तौबा। एक स्पीच आके देते हैं एक ऐवान के अंदर, जो सबके सब मल्टी मिलियनर उसके अंदर बैठे हुए हैं, इतने पैसे वाले लोग जो आते हैं और पार्लियामेंट में बैठते हैं, उनका अवाम के साथ क्या ताल्लुक है? ये तो ओह हो! ताल्लुक कभी नहीं हुआ और आज भी नहीं है। तो सो ये सैड। एक और साथ-साथ रिलीफ ये भी कह देने रहे हैं कि का। डोमेस्टिक एंड रीजनल कनेक्टिविटी भी। वहाँ पे देखें इंटरनेट है नहीं, तो कनेक्टिविटी कैसे होगी और डोमेस्टिक जी, कैसे होगी और रीजनल कैसे होगी? क्योंकि आपको इंटरनेट फ्री रखना ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि वो एक सोर्स है ऑपोजिशन का, एक सोर्स है डिसेंट का, मेजर सोर्स है। तो आप उसको, तो ये तो सारी, जैसे मैंने कहा, किताबी बातें ये अच्छी लगती हैं प्रिंट के अंदर, लेकिन इससे रियलिटी का कोई कनेक्शन नहीं है। कोई कनेक्शन नहीं। और स्ट्रैटेजीज़ टू कोप विद क्लाइमेट चैलेंजेस, जी, सिक्योरिटी चैलेंजेस, पता नहीं ये कौन से चैलेंजेस की बात कर रहे हैं और कौन से निपट रहे हैं। एनहांसमेंट्स ऑफ टाइज विद फ्रेंडली नेशंस, माशाल्लाह। फ्रेंडली नेशन जो हमारी थी, सबसे ज़्यादा फ्रेंडली नेशन हमारी अफ़गानिस्तान के साथ होनी चाहिए थी।
वो नहीं है। हमारा ईरान के साथ भी मामला चल रहे हैं, इसी तरह चाइना के साथ भी मामला जो हमारे वो उसी तरह चल रहे हैं। तो वो कौन-सी है पता नहीं मेरा ख्याल है सोते-सोते इन्होंने तकरीर लिखी है या लिखवाई है और फिर उसको बोल भी दिया आके। और देखिए ज़ाहिर है जैसे जी हाँ, तो किसी के जैसे साथ आपने कहा ना कि साल में 1 दफ़ा करनी पड़ती है इन्हें हाँ, कसाना हाँ, साहब, तो एक तरह हाँ, की रूटीन हो जाता है कि आप आइए हाँ। और वही चीज़ें बोलिए जिसका कोई सेंस ना हो, उसका कोई इम्प्रेशन, कोई चीज़ उसको लीव ना करे, कोई कोई इसके अंदर यानी कि सब्सटेंस नहीं है। इंक्लूसिव एंड यूनिफॉर्म डेवलपमेंट, जी, जी। अब ये भी ज़रा देख लें। जी हाँ, इंक्लूसिविटी हमें नज़र ही नहीं आ रही किसी जगह पे। सबसे बड़ी अपोज़िशन की जो जमात है उसको आपने एक्सक्लूसिव बनाया हुआ है, उसको आपने बाहर रखा हुआ है, एक्सक्लूड कर दिया है और आप कह रहे हैं कि जी इंक्लूसिव होना चाहिए सारा कुछ। अजीब ही मज़ाक है वैसे हमारे यहाँ। और वैसे वैसे बाय द वे ये मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती। सादी मुझे ज़रा थोड़ा-सा समझाएँ कि ये एक तकरीर करने के लिए हमने प्रेज़िडेंट को रखा हुआ है, ये किस लिए हमने प्रेज़िडेंट को रखा हुआ है? इसका क्या मकसद क्या है इस ऑफ़िस का, जो सारा साल कुछ भी नहीं करता, सिवाय वहाँ पे वो घोड़ों के वो जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो देखता रहता है और इसके अलावा कोई इसका फ़ंक्शन नहीं है और मेरा ख़्याल है अरबों रुपए में इसका खर्चा भी होगा। तो ये इस तरह की गैर ज़रूरी चीज़ें जो उनको ख़त्म नहीं करना चाहिए हमें? अ, खत्म कैसे करेंगे क्योंकि ये तो खुद को कहते हैं ना कि मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, प्रेसिडेंट हूँ फेडरेशन का। अब हाँ, उन्हें ये नहीं पता कि भाई फेडरेशन के माने क्या होते हैं। उसके माने ये होते हैं कि भाई आप जो अवाम रहते हैं उस फेडरेशन के अंदर, उनको आप स्टेक देना सिस्टम के अंदर। तो ये तो एक ऑफिस ऐसा है कि ये तो एक विंडो ड्रेसिंग है डेमोक्रेसी के लिए। और ये बिल्कुल डेमोक्रेसी नहीं है। उसी तरह आपका हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है और ये उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। लेकिन इन लोगों के लिए दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई एक हुँ, पाकिस्तान में सिस्टम है और बहुत सी जगहों के ऊपर ऐसा भी सिस्टम नहीं है। तो एटलीस्ट हाँ, पाकिस्तान स्टैंड आउट करता है कि भाई ये एक सिस्टम है। लेकिन इतना खोखला सिस्टम है हुँ, कि इसको लोग जो समझने वाले लोग हैं वो समझते हैं कि बिल्कुल ये यूजलेस सिस्टम है और इसकी इसकी कोई फ्यूचर नहीं है। ये चलता रहेगा इसी तरह और एक दिन गिर जाएगा। तो और ये इसमें उन्होंने ये भी बात की है साद भाई के जो कैनाल्स का सिस्टम जो इन्होंने नया बनाने की कोशिश जी, कर जी, रहे हैं, जी। उसके ऊपर भी उन्होंने बात की जी हमें ये मंज़ूर नहीं है। भई खुद ही तो आप उस पूरे प्रोसेस में शामिल हैं और साथ आप कहते हैं हमें हमें मंज़ूर भी नहीं है। यानी ये एक अजीब डुप्लिसिटी और इनकी मुनाफ़िकत है कि जिनकी समझ नहीं आती कि भई एक तरफ आप वो कह रहे हैं कि जी हमें ये कबूल नहीं है, दूसरी तरफ आप सारा कुछ करवा भी रहे हैं। जी हाँ, और उसके लिए क्या चीज़ करनी चाहिए भई? फेडरेशन की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है ना कि लोगों का, अवाम का कंसेंसस डेवलप करें कि मेजर हुँ, डैम्स बनाएँ, जहाँ आप स्टोर करें वाटर को, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाएँ, उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। आपने तो ये सारी चीज़ें की नहीं, क्योंकि आप कंसेंसस ही बिल्ट अप नहीं कर सकते। आपने अभी बात तो की ना कि हाँ, लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी तो आउटसाइड द सिस्टम है, तो आप कंसेंसस कैसे बिल्ड अप करेंगे इन चीज़ों के लिए? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि जैसे अब सिंध के अंदर भी मामला जो है वो ख़राब होने जा रहे हैं क्योंकि सिंधियों का अगर पानी जो है वो रोका गया और वो चोलिस्तान में चला गया, तो ज़ाहिर है कि एक कंसर्न पैदा हो रहा है वहाँ पे और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि वहाँ पे लोगों में काफ़ी रिएक्शन आ रहा है और मेरा ख़्याल है कि ये उसको भांपते हुए इन्होंने सोचा कि कम से कम पब्लिकली एक दफ़ा ये कह दिया जाए कि जी हम इसके साथ नहीं हैं। अच्छा चलें इसके ऊपर तो बात करते रहेंगे लेकिन साथ-साथ ये नहीं, मुझे एक चीज़ बताएँ। इसमें इसमें मैं ये कह देता जी, हूँ, ये सियासत हाँ, कर रहे हैं ना, क्योंकि हाँ, ये इनकी मेन सोर्स ऑफ पावर तो सिंध है। तो जहाँ नेशनलिस्ट पार्टी सिंध के अंदर सिंध के हकूक की बात करती हैं, पानी के हुँ, हुँ, अवेलेबिलिटी की बात करती हैं, तो उसको ये इनको कहना पड़ता है कि ये रियल इश्यूज़ हैं और ये हमारे भी इश्यूज़ हैं। लेकिन हाँ, कुछ हमारे भी करने वाले नहीं हैं ये। हाँ, हाँ, ज़ाहिर है, वो क्या करेंगे, उनको उनकी अपनी सर्वाइवल का मसला है। अच्छा ये मुझे बताएँ कि ये कितना इम्पोर्टेंट है अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर तुर्कमेनिस्तान में जो है, वो वहाँ पे जाते हैं एलए में और उनको डिटेन किया जाता है और उनको फिर डिपोर्ट कर दिया जाता है। ये क्या कितनी सिग्निफिकेंट ये खबर है और कितनी डैमेजिंग है पाकिस्तान के लिए? एम्बैरेसिंग है ज़्यादा कसाना साहब, क्योंकि ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट में आए थे हाँ, और एलए आए थे। लेकिन इन्होंने पहले कुछ सर्विस की थी यहाँ अमेरिका के अंदर, ये काउंसलेट में भी थे। तो कॉन्सुलेट में थे, हाँ, हाँ, हो सकता है कसाना साहब, आपको ज़्यादा पता है हाँ, इसके बारे में कि उन्होंने कुछ एक्टिविटी यहाँ की होगी 10-15 साल और उन्होंने ये कैच अप कर लिया उन्होंने। हाँ, हाँ, एम्बैरेसमेंट है डिप्लोमेटिक बेसिकली इसका। हाँ, हाँ, हाँ और ये मेरा ख़्याल है कि
देखें ना, मुझे सिर्फ इस चीज से गर्ज है कि उनकी जाती तौर पे तो चले जो कुछ भी उनके साथ हुआ होगा, लेकिन उसके साथ जब नाम पाकिस्तान का आता है तो वो जाहिर है कि एक नेशनल एम्बेरसमेंट बन जाती है ना। तो ये मेरा ख्याल है कि उनको खुद भी सोचना चाहिए था कि अगर अगर वो किसी रडार पे थे या रडार में आगे हुए थे, तो उनको जरा सोचना चाहिए था कि मैं जा रहा हूँ तो वहां पे मुझे एम्बेरसमेंट हो सकती है। कम से कम नेशनल एम्बेरसमेंट को तो अवॉइड करते हैं ना। जी हाँ, अब उनको उनको पता नहीं होगा कि कोई पुराना केस चल रहा है उनके खिलाफ, वो आ गए और किसी लॉ इन्फोर्समेंट ने उनको पिकअप कर लिया और फिर वो डिपोर्ट हो गए। ये सारे स्पेकुलेशन है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली हाँ, लेकिन इट्स अ डिप्लोमेटिक एम्बेरसमेंट। हाँ, नहीं नहीं, आज तो खैर वो हमारा नेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, तो इस लिहाज से तो पता इनका जो नाम है वो भी उसमें आ गया है। जी जी एस एन वीगन उनका नाम है। जी तो अब जी पता नहीं ये वीगन क्या, मैंने भी पहली दफा ही सुना है वीगन जो है। बहरहाल जो कुछ भी है उसमें पाकिस्तान के लिए तो एक एम्बेरसिंग सिचुएशन है ना जी। अच्छा जी, एक और चीज जो है वो जरा मुझे बताएं कि इमरान खान का जो हम देख रहे हैं कि सूरत हाल है, उनको एक किस्म का इनकम्युनिकाडो फिर कर दिया गया है। उनका जो आज एज वी स्पीक आज एक तोशाखाना 2 का केस जो था वो लगा हुआ था, जिसको एडजर्न कर दिया गया है। और क्यों ये इस तरह कर रहे हैं? उनको हफ्ता हफ्ता 2-2 हफ्ते उनसे किसी की मुलाकात नहीं हो रही है, किसी के केसेस नहीं लग रहे हैं, तो इसके पीछे क्या डिजाइन हो सकता है जी? डिजाइन यही है जी कि कसाना साहब के ये परेशान करने की एक वो है, मैकेनिज्म है और या इनको अनबैलेंस्ड रखने की ये है मैकेनिज्म। ये करते हैं, यू नो, स्टेट्स करती हैं अपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ, सियासी कैदियों के साथ। तो यही कर रहे हैं और उन्हें परेशानी कर रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और इससे इससे क्या होता है, अगर पीटीआई अदियाला जेल के बाहर बैठ के इन चीजों की प्रोटेस्ट करे तो कुछ बात भी बनती है, लेकिन पीटीआई इटसेल्फ इतनी इनफेक्टिव लग रही है इस वक्त कि वो ये भी नहीं कर सकते कि भाई बाहर आए और बताएं कि भाई ये हमारा लीडर यहाँ मोस्ट पॉपुलर लीडर पाकिस्तान का इस जेल में है और उसके साथ ये सलूक हो रहा है। हाँ, क्या तो वजह है ये? डरे हुए हैं या इनसे कोई बात नहीं हो पा रही? क्या वजह क्या है, क्यों इस तरह कर रहे हैं? कई वजूहत हैं और हमने कई दफा इसकी बात भी की है। मेरे ख्याल में पर्सनली तो इतना डरने की इनको जरूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ये ज्यादातर लोग इनमें जो हैं लीडरशिप में, इनको अपने मफाद बहुत हैं, यानी कि इनकी इनकी जिंदगियों पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा, ये तो कोई बाहर असर हैं नहीं पड़ा। सारी। जी हाँ, तो अपनी जगह बात है। और अगर इमरान खान बाहर आ गए तो इनका तो लाइमलाइट ही खत्म हो जाएगी ना। ये पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री है कि ये हाँ, इमरान खान अगर बाहर आ गए तो ये सब के सब नॉन एंटिटीज हैं। हाँ, इमरान खान का वोट है, इनकी वजह से ये आए हैं। एब्सोल्युटली। जी, तो मेरा ये ख्याल है कि भाई इनके मफाद में ही नहीं है कि इमरान खान बाहर आए। और कुछ ये जो जी जी प्लीज गो अहेड। मैंने ये कहा था, मैंने कुछ कुछ लोगों में, इनमें कुछ जेन्युइन भी होंगे, बड़े सिंसियर हाँ, भी हाँ, होंगे, हाँ, लेकिन हाँ, वो पोजीशन ऑफ पावर में नहीं है इस वक्त पार्टी के हाँ, अंदर। वो जी पोजीशन ऑफ पावर में नहीं है और जाहिर है कि उनकी बात नहीं चलती। जी लेकिन इसमें जो जरा मुझे बताए ना कि जो इमरान खान का जो केसेस वाला मामला है उसको भी डिले कर रहे हैं। उसको भी मेरा ख्याल है शायद जितनी भी कोशिश करनी है वो कर तो रहे हैं, करते भी रहे हैं, और अभी मजीद भी करना चाहते हैं कि उसको किसी ना किसी तरीके से तोड़ा जाए, किसी ना किसी डील पे आमादा किया जाए। वो हो नहीं रहा। अब इसमें क्या इसका टिपिंग पॉइंट क्या हो सकता है? एंड एंड गेम क्या लगती है आपको? और एंड गेम और वही हो सकती है कि भाई एक एंड गेम ये है कि लोग सड़कों पे आए और इतना प्रेशर डालें, और प्रेशर पार्टी डाले, प्रेशर अवाम डाले, प्रेशर पाकिस्तान के दोस्त जो बाहर हैं वो डालें साथ मिलके, और इमरान खान रिहा हो जाएं। टिपिंग पॉइंट यही। लेकिन लगता ऐसे है राइट नाउ कि इन्होंने सब ने डिसाइड कर लिया है, ये जो है सिवाय इमरान खान के। और मैं कुछ इनमें ऑपोजिशन पार्टीज का भी कहता हूं, जैसे मैं आपसे मौलाना साहब की तो हमारी हिस्ट्री पता है उनकी भी, कि हाँ, ये लोग सब जो है ना, ये बिलीव ये करते हैं कि इमरान खान को बाहर नहीं आना चाहिए। इमरान खान इनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है और इनको डर ये है कि वेंजेंस एंड रेट्रिब्यूशन होगी उसके बाद, हाँ, 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 ये तो सही बात है। ये काम नहीं, होगा इसमें तो उनका। खैर जी हाँ, ये बात सही है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि एक तो ये है कि जो अमरीकी कनेक्शन था, जी उसमें तो हमें नजर आ रहा है कि कोई चीज नहीं हो नहीं हो रही है। जो विल्सन की भी एक दफा फिर उसने आज
कहा है कि जी फ्री इमरान खान। लेकिन इस तरह के मेरा ख्याल है कि जो ट्वीट्स हैं उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और किसी भी तरीके से उसका जो इम्पैक्ट है, वो हम नहीं देख रहे कि कहीं पड़ रहा होगा। लिहाज़ा वो तो अब मुझे लगता है कि इमरान खान का जो कनेक्शन है वो तो काफ़ी वीक हो चुका है, जो अमेरिका की तरफ से हम सोच रहे थे कि होगा, वो तो नहीं हो रहा है। तो अब इसमें क्या सूरत-ए-हाल आप होती हुई नज़र आ रही है आपको? मैं आपकी बल्कि आपको दिखा देता हूँ, जो विल्सन एक दफ़ा फिर जो ये लिखा है फ्री इमरान खान, जी, जी। ठीक है जी? ये इनका लेटेस्ट है। तो ये इस तरह के फ्री इमरान खान कहने से मेरा ख़्याल है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना पड़ेगा। क्या इसका आप क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए पाकिस्तानी कम्युनिटी जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उसको? अभी पाकिस्तानी डायस्पोरा को तो कुछ नहीं चेंज करना चाहिए, उनको तो लगे रहना चाहिए इसके ऊपर, और जो विल्सन के ऊपर लगे रहना चाहिए, और जो दोस्त हैं पाकिस्तान के उनको वो नहीं, वो एफर्ट को डाइल्यूट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाँ, ये डेमोक्रेसी एक्ट की जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट की बाई पार्टीजन रेजोल्यूशन लाने की कांग्रेस के अंदर, उसको हाँ, तो ये सपोर्ट करना चाहिए और कंटिन्यू करनी चाहिए वो एफर्ट। वो तो एक एस्पेक्ट है। दूसरी एस्पेक्ट ये है कि फ्रेंडली कंट्रीज के मैं कहता हूं कि पीटीआई की अगर कोई कनेक्शन है इर्दोगान के साथ, एमबीएस के साथ, कोई पॉजिटिव वो है यूएई के साथ, उन वो सोर्सेज को भी इस्तेमाल करना चाहिए ना। मुझे नहीं पता कि उसका उसका इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ अमेरिका के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए। उन मेरा ख्याल है ऐसे कि इन कंट्रीज़ के साथ मेरा ख्याल है कि उन कंट्रीज़ के साथ पीटीआई का कोई ख़ास रिलेशनशिप इतना नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है अभी तक एमबीएस भी जो है वो भी कोई इतना उन्होंने रोल नहीं प्ले किया, बल्कि वो मेरा ख्याल है कि वो दूसरी साइड के ऊपर सिंपैथीज़ रखते हैं। तो अभी भी आप देखें ना, सिंपैथीज़ का ये आलम है कि बाकी जगहों पे किसी भी जगह पे अर्दोग़ान हो गए या कोई भी हो गए, उन्होंने प्रैक्टिकली इमरान खान के लिए कुछ भी नहीं किया है। तो इस लिहाज़ से मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है ये तो नहीं होने वाली है। दूसरी तरफ ज़रा इंटरनेशनल ज़रा जो सिनेरियो है उस पे भी ज़रा मुझे बताएँ कि यूक्रेन पे तो हम देख रहे हैं कि अब फिर एक दफ़ा एमबीएस की ज़िक्र छिड़ गई, तो उसमें एमबीएस फिर बड़ी इम्पोर्टेंस गेन कर रहे हैं। तो वहाँ पे ये सारा कुछ हो रहा है, बल्कि पहला दौरा भी ट्रंप जो है वो एमबीएस के पास ही करेंगे। तो यूक्रेन का समझते हैं कि अब डील जो है वो वहीं पे साइन होगी सऊदी अरेबिया में? हो सकता है कि सऊदी अरेबिया में साइन हो जाए, और सारी इंडिकेशंस यही हैं कि अमेरिका ने कहा है ज़ेलेंस्की से, यूरोपियंस के मोर इम्पोर्टेंटली, नॉट ज़ेलेंस्की से ज़्यादा उनके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन हाँ, उन्होंने उनको उनको ये कहा कि जंग खत्म करें आप इसको, और सीज फायर करें, और टॉक्स को स्टार्ट करें। तो यहाँ तो अमेरिका में तो कसाना साहब एपिटाइट बहुत कम हो गया है इस वॉर का, क्योंकि यहाँ हुँ, बहुत मसाइल बढ़ रहे हैं अमेरिका बहुत के बड़े। अंदर। हाँ, और हाँ, ये जो ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन आई है, इन्होंने ऑलमोस्ट 100,000 लोगों को निकाल दिया है वॉशिंगटन में और जगहों के ऊपर, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे। स्टॉक मार्केट ने जबरदस्त डाइव ली है सिंस हुँ, नैस्डैक ने 2022 के बाद इतनी जबरदस्त डाइव 3 साल के जी, बाद। या तो बहुत ये बढ़िया, बड़े बहुत बढ़िया। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं अमेरिका के लिए, तो तो उनको इससे इससे अभी। तो ये भी लग रहा है ना कि शायद रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। जी हाँ, बिल्कुल रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और रिसेशन वुड बी डेडली फॉर ट्रम्प एंड द रिपब्लिकन पार्टी। तो हाँ, हाँ। ये फोकस इसके ऊपर यहाँ होगा। इनकी इंक्लिनेशन नहीं है कि बिलियन स्पेंड करें एक वॉर के अंदर, वहां नहीं हाँ, करेंगे ये। और वो तो ख़ैर वो कर ही रहे हैं, लेकिन जो यूक्रेन है उसके ज़ेलेंस्की साहब भी वो भी पहुँच गए हैं एमबीएस के पास। जी, तो जी। मुझे लगता है कि विदिन अ डे और 2 कुछ इस तरह की खबरें आएँगी कि वो ट्रूस के ऊपर राज़ी हो गए हैं, अभी खबरें भी आ रही हैं, तो मज़ीद उसके ऊपर मेरे ख़्याल है सिग्नेचर्स वग़ैरह भी हो जाएँगे। अच्छा, एक और चीज़ ज़रा मुझे बताएँ कि एक बल्कि मैं आपको ये खबर दिखाता हूँ। ये है जी कि रशिया, चाइना एंड ईरान स्ट्रेंथन मिलिटरी टाइज़ विद एनुअल नेवल एक्सरसाइज़ेज़। ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है जी? ये इंपॉर्टेंट बात ईरान के लिए तो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक चीज और ये इंडिकेट करती है कि रशिया और चाइना, एक तो ये सिनेरियो था ना कि ये जो अगर जंग खत्म हो गई यूक्रेन की, तो शायद हाँ, रशिया जो है वो चाइना के साथ अपनी रिलेशनशिप को डाइल्यूट कर दे और कम हो जाए। लेकिन ये हुँ, इंडिकेशन ये है कि दे डोंट ट्रस्ट द अमेरिकन्स ईदर, रशियंस। तो हुँ, ये जो 3 मुल्क हैं, बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट एक ग्रुप है जो कि अपोज्ड है यूएस पॉलिसीज का। तो हाँ, ये इंडिकेशन ये है कि वी आर वर्किंग टुगेदर। मिलिट्री एक्सरसाइज हुँ। इसके माने क्या होते हैं कि भाई आप तैयारी कर रहे हैं किसी चीज की, होपफुली ऐसी चीजें ना हो, लेकिन पॉइंट तो ये है ना कि ये एक ऑपोजिशन कैंप है टू द यूएस हेजेमनी। हाँ, तो हाँ, ये हाँ, है एस्पेक्ट इसका। ठीक है।
और वहाँ पे जो इजरायली जो सूरत हाल चल रही है वहाँ पे फ़लस्तीनियों का भी उन्होंने बेसिकली जो गजा की भी बिजली भी बंद कर दी है, अभी तक वो बाज नहीं आ रहे। वहाँ पे भी जी हालात जो है वो काफ़ी ख़राब हुए हैं। सीरिया में आपने देखा कैसे वहाँ पे जो ऑपरेशन हुए हैं, किस तरीके से उन्होंने लोगों को वहाँ पे कत्ल किया है। मेरा ख्याल है 1300-1400 के करीब लोगों को मार दिया उन्होंने वहाँ पे। तो ये भी जी अजीब सा उस रीजन में अभी तक मामला जो है वो हल नहीं होने पा रहा। और मेरा ख्याल है ट्रंप जो कहते थे कि जी जंग नहीं होगी, वहाँ पे तो अभी भी खून-रेज़ी अभी तक चल रही है। हाँ जी, बिल्कुल चल रही है। और उसमें तो ये है ना कि सीरिया के अंदर तो सिचुएशन वही है, इंतकाम ले रहे हैं वो अल्लावाइट्स के ऊपर, जो कि हाफिज अल हाँ, असद की वो जो जो कंस्टिट्यूएंसी फॉलोअर्स हैं। हाँ, उनके हाँ, उसी हाँ। उसी सेक्ट से वो आए थे, असद फैमिली। तो उन्हीं के ऊपर वो इंतकाम ले रहे हैं। वो तो एक छोटी सी एस्पेक्ट है जो हो रहा है। लेकिन उससे ये होता है ना कि इसराइल के ऊपर तो कोई ऑपोजिशन नहीं है ना वहां, तो बिल्कुल तो इसराइल कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली बिल्कुल। हुँ, और हुँ। वही कर रहे हैं। अब ये जो प्लान है कि 2 मिलियन पैलेस्टीनियंस प्लस को निकाल देंगे वहां से, गाजा से, हाँ, और उनको रीसेटल करेंगे, कोशिश तो उनकी यही होगी, क्योंकि जो ग्रेटर इसराइल की जो इनकी वो है ड्रीम, उसको तो ये परस्यू करते रहेंगे। और इनको शय मिली हुई है बिल्कुल ट्रम्प साहब से और व्हाइट हाउस से। हाँ, हाँ, वो तो मिली हुई है, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मसला ये है ना कि पाकिस्तान के अंदर के जो हालात हैं, वो भी नहीं बदल रहे हैं उसी तरह जिस तरह के हम देख एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन अब ये जो मार्च है, रमज़ान के फ़ौरन बाद क्या सिनेरियो आप देख रहे हैं? उन्होंने वहाँ पे ये भी सोच लिया है कि जी हम कोई ना कोई जलसा करेंगे वहाँ पे लाहौर में, तो क्या उसकी इजाज़त भी मिलेगी या नहीं मिलेगी? और फिर उसका भी कुछ आपको नज़र आता है, कुछ नहीं, चेंज आएगी? उसका तो कसान साहब रुकावटें डालते रहेंगी और इजाजत नहीं मिलेगी उसकी। मीनारे हुँ, पाकिस्तान में करने का 22 तारीख को है प्लान उनका, मार्च की। देखते हैं आगे क्या चलता है। लेकिन अ, क्या ये नौबत आएगी फिर वही कंटेनर्स वाली, ये मुझे नहीं हाँ, पता। वो डिपेंड करता है कि स्ट्रीट का प्रेशर कितना होता है और कितने लोग बाहर आते हैं। लेकिन जैसे हाँ। मैंने पहले भी कहा था, और आप भी कहते रहते हैं कि पंजाब इज सो इम्पोर्टेंट, लाहौर इज सो इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर वहां कुछ एक्टिविटी हो जाए तो उससे फायदा हो सकता है पीटीआई को और इमरान खान को। हुँ, हुँ। अब ये देखते हैं कि उनकी जो लीडरशिप है वो क्या करती है। हालाँकि मैं देख रहा हूँ कि जो वहाँ पे मरीम नवाज़ हैं, वो तो उनको तो बिल्कुल फ्री हैंड दिया गया हुआ है कि आप जो मर्ज़ी करें, आपको कोई वहाँ पे तंग नहीं करेगा, आपके लिए कोई वहाँ पे मुश्किल नहीं पेश आएगी। तो बाकी जो जितने भी लोग हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो पीटीआई की लीडरशिप है, वो वहाँ पे कोई ख़ास काम नहीं कर रही, सिवाय आलिया हमज़ा साहिबा के मैं देख रहा हूँ कि वो काफ़ी एक्टिवली वहाँ पे लगी हुई होती हैं, काम कर रही होती हैं। लेकिन बाकी जगहों पे तो हम देख रहे हैं कि कोई इस तरह की चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही है। तो पीटीआई के लिए काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। और इसकी वजह से जो और इंटरनेशनल हालात जैसे पीटीआई के लिए इतने फेवरेबल नहीं है इस वक्त। लेकिन फिर भी हर मूवमेंट के अंदर कसाना साहब, और आप देख लीजिए हिस्टोरिकली किसी जगह भी, पाकिस्तान में भी ये सिचुएशन होती है कि हर वक्त उरूज पे नहीं होता मूवमेंट। जब हाँ, हाँ। जब पोजीशन वीकनेस के ऊपर होती है तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए, आपको इन्वॉल्व रहना बस चाहिए, लगे रहना चाहिए आपको। लगा रहना चाहिए। तो आप उम्मीद को आप नहीं खो सकते। इनसे ये बड़ा लॉन्ग टर्म स्ट्रगल है। हमने आपने जब बात शुरू की थी 6 महीने पहले, हमने उसी वक्त हाँ, कह दिया था ये बड़ी लंबी स्ट्रगल है। लंबी स्ट्रगल है, इसके लिए आपको वो कहते हैं ना टू विन इट यू हैव टू बी इन इट। आपको लगे रहना है, आपको जी काम करते रहना है। अच्छा एक चीज़ मुझे ज़रा जाते-जाते बताइए, अभी आपने मायूसी की बात की और उम्मीद की भी बात की। ये जो माशाल्लाह आपका भी ताल्लुक क्रिकेट के साथ है, तो ये जो जाते-जाते चैंपियंस ट्रॉफी पे भी मेरा ख़्याल है एक एक आधा मिनट बात कर लें। ये जो जी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हमने पहले बात की थी, इससे बड़ी एम्बैरेसिंग तो ये चैंपियंस ट्रॉफी हमें दे गई है। बिल्कुल। बहुत ही एम्बैरेसिंग है कि भाई आपने ऐसा एक हाइब्रिड सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया, और फिर जब क्लोजिंग सेरेमनी हुई, जो इंडिया का तो एक्सपेक्टेड था, बाय एंड लार्ज सबने कहता कि इंडिया का हाँ, बेस्ट चांस है जीतने का, जीत गए हो। लेकिन जो क्लोजिंग सेरेमनी में हुई, उसमें जो वो तो आपकी थी। कंट्री होस्टिंग राइट्स के पास थे, हाँ, जिसके होस्टिंग राइट्स के, उसका रिप्रेजेंटेटिव भी वहां नहीं था। हाँ, तो अब एक तरह से तो ये नो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और नकवी को यही कहा होगा कि भाई आप वहां जाएं ना, क्योंकि ये तो एक हाँ, फार्स हुआ ना सब कुछ, कि सब हाँ, कुछ तो हाँ। इंडिया ने कंट्रोल किया इसे, और सारा होस्टिंग कंट्रोल। राइट्स पाकिस्तान के साथ थे। ये तो ये वैसे एम्बैरेसमेंट है। बहुत ही जी एम्बैरेसिंग था, क्योंकि देखिए जी हमारा हमारा टूर्नामेंट और हमें हमें लग रहा था कि जैसे इंडिया का टूर्नामेंट है ये। बिल्कुल। और इसकी इसकी क्लोजिंग सेरेमनी जो है ना कसाना साहब, ये लाहौर में होनी चाहिए थी, लाहौर में पाकिस्तान होनी में होनी चाहिए। चाहिए थी। हाँ, एटलीस्ट क्लोजिंग सेरेमनी, इंडिया खेलता नहीं हाँ, फिर भी, लेकिन हाँ। बस ये क्या करें?
वो जो जब वीक जान ही लिंक नहीं होती है ना है साना साहब, हम पहले भी इसकी बात करें, पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल इमेज इतनी वीक हो गई है और हमारा जो इन्फ्लुएंस है इतना कम हो गया है कि इंडिया डिक्टेट कर रहा है टर्म्स को। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सो अनफॉर्चुनेट, बहुत ही दुख होता है, बहुत ही दिल जो है वो खराब होता है, लेकिन इस पे इंशाल्लाह बातचीत जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया साद भाई, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।